आई होप कि आपको ये 8 एंट्री आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बाकी के 3 एंट्री को, जिसका नाम है फॉरफीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये 3 एंट्री आप ध्यान से देखना, क्योंकि कभी भी आपको 6 मार्क्स का कंप्लीट सम्स अगर मिलता है एग्जाम में, कभी कभी भी क्या मिलेगा ही 100%। तो अगर आपको 6 मार्क्स का कंप्लीट सम मिलता है तो उसमें आपको ये तीनों एंट्री जरूर पूछा जाएगा, फॉरफीचर, री इशू एंड कैपिटल। तो हमने यहां पे क्या किया, यथार्थ के पास 5000 शेयर था, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने वेट किया कि हो सकता है सेकंड कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दे, लेकिन इस बंदे ने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो बोथ कॉल नहीं देने के बाद कंपनी ने इसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, मतलब जब्त कर दिया। इसका जो शेयर है वो कंपनी रख लिया। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, फॉरफीचर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे सी लिखा, यथार्थ के शेयर को 5000, मतलब यथार्थ के पास जो 5000 शेयर था वो सेकंड कॉल के बाद हमने सी लिखा। कंपनी के पास एक ऑप्शन था, अगर कंपनी चाहती तो कुछ ऐसा भी कर सकती थी कि भाई हम सेकंड कॉल, मतलब यथार्थ ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हम चाहते तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं और सेकंड कॉल का वेट भी ना करते, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलने के बाद ही हम यथार्थ के शेयर को फॉरफिट कर सकते थे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो भाई जिस बंदे ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया वो सेकंड कॉल का भी नहीं देगा, तो यहीं पे इसका शेयर को जब्त करो। तो कंपनी यहां भी फॉरफिट कर सकती थी। तो अगर यहां फॉरफिट करती है तो पिक्चर थोड़ा अलग हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो अभी कंपनी ने वेट किया सेकंड कॉल का, और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिलने के बाद यहां पे कंपनी ने इस शेयर को क्या किया, जब्त किया। ठीक है, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा तक वेट किया, सेकंड कॉल का वेट किया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, उसके बाद कंपनी ने इसके शेयर को जब्त किया है। ठीक है, तो अगर कंपनी चाहती तो फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर को जब्त कर सकती थी। एम आई क्लियर टू ऑल? अब इस 5000 शेयर को जो फॉरफिट किए हैं इसका एंट्री अपने को करना है। इस 5000 शेयर का जो फॉरफीचर हुआ है इसका एंट्री अपने को करना है। ठीक है, अभी बात बताते हैं। पहले ये फॉरफीचर, रीइशू, ये होता क्या है, इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मतलब सपोज मेरा एक बाइक का शोरूम है, मेरे पास एक यथार्थ नाम का बंदा आता है, उसने 1 लाख रुपए की एक बाइक पसंद की। मैंने बोला ठीक है आप ले लो, और इसको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, यानी 25-25 करके मैंने 4 इंस्टॉलमेंट लगा दिया। अब वो स्कूटी ले गया और पहला इंस्टॉलमेंट देके चला गया, डाउन पेमेंट जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो 25,000 दिया और 1 लाख का स्कूटी लेके चला गया। अब बाकी के 75,000 उसके 25-25 करके बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। उस बंदे ने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया 50,000 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट में दे दिया, यानी 75,000 हो गया उसका। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 वो देने से मना कर दिया, यानी जो 25,000 का लास्ट इंस्टॉलमेंट था उस टाइम पे उसने अपना इंस्टॉलमेंट देने से फेल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कंपनी क्या करेगी, उसके बाइक को जब्त कर लेगी कि भाई तुमने इंस्टॉलमेंट भरा नहीं, हम तुम्हारे बाइक उठा के ले जा रहे हैं। तो कंपनी उसके बाइक को जब्त कर लेगा। ठीक है, और क्या एक बात बताओ, जब मैं उसके बाइक को उठा के ले आऊंगा, फॉरफिट कर लूंगा, तो क्या मैं 75,000 जो मैंने ले रखा ऑलरेडी, क्या उसको मैं रिफंड कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। यानी कंपनी के पास 75,000 रुपया भी आ गया, 1 लाख में उसने 75 भर चुका था, तो 75,000 भी कंपनी के पास है, और कंपनी के पास उसका स्कूटी भी है, उसका बाइक भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरफिट करना, यानी यथार्थ के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया, अब उसके पास हमारा कोई भी बाइक नहीं है। ठीक है, अब इस बाइक को कंपनी करेगी क्या, कंपनी इसको रीसेल करेगी किसी दूसरे पर्सन को। तो सपोज अब तो ये सेकंड हैंड हो चुका है, अब कंपनी ने सपोज इसी बाइक को, इसी 1 लाख के बाइक को एक बंदे को 60,000 में बेच दिया। तो 1 लाख के बाइक को 60,000 में बेचा, इसको बोलते हैं री इशू करना। क्या करना? री इशू करना। आई होप आपको यहां तक का पिक्चर क्लियर है, री इशू करना या रीसेल कर देना। अब थोड़ा एक बात समझते हैं, 1 लाख के बाइक को कंपनी ने 60,000 में बेचा, कंपनी ने यहाँ पे कितने का लॉस खाया? 40,000 का, यानी कंपनी को यहाँ पे 40 का लॉस हो गया। भाई अपने कॉमर्स के बंदे बोल के हिसाब को समझते हैं। ठीक है, 1 लाख के बाइक को 60 में बेचे, 40 का कंपनी ने लॉस खाया, लेकिन क्या रियल में 40 का लॉस हुआ? नहीं, कंपनी इधर 75,000 दबा के बैठी है मेरे भाई। उस बंदे का यथार्थ का 75,000 कंपनी ने दबा के बैठा है, तो 75,000 ऑलरेडी कंपनी लेके बैठी है, इसमें से 40 का लॉस अगर माइनस कर देते हैं तो अल्टीमेटली 35 का प्रॉफिट अभी भी कंपनी के पास है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिसाब। यानी 75,000 ऑलरेडी फॉरफिट करके बैठे, इस 75 में उस 40 के लॉस को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 35 का जो प्रॉफिट है इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल में अपने शेयर्स को फिट करके देखते हैं क्या होता है। यथार्थ के पास 5,000 शेयर था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। ठीक है, तो 5,000 शेयर का उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मैंने उसका शेयर जब्त कर दिया और वो 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा भी अपने पास दबा के बैठ गया। अब उसके 5,000 शेयर को, उसके कंप्लीट 5,000 शेयर को हम री इशू कर दिए हैं, री इशू कर दिया, री इशू कर दिया, ऐड कितना करके 8 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड। ये फुल्ली पेड का मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब यथार्थ के पास जो 5,000 शेयर था उसने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, हमने उसका 5,000 शेयर भी रख लिया और उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो पैसा मिल चुका था उसे भी हमने रख लिया, इसको बोलेंगे फॉरफिट कर लेना। अब इस 5,000 शेयर को हमने
8 रुपया में बेच दिया, मतलब 10 का शेयर 8 में बेचे, यहाँ पे 2 रुपया का लॉस खा के बेचे, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिट दोबारा उसी शेयर को रीइशू और बैलेंस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे बाइक वाले एग्जांपल से, ठीक है। तो अब हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं फॉरफीचर का एंट्री को, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं, सवाल है फॉरफीचर का एंट्री होगा क्या, ठीक है। देखो मैंने यथार्थ के साथ जो, अच्छा एक मिनट, फॉरफीचर में अपने उसी शेयर को पकड़ेंगे जिस शेयर को हमने फॉरफिट किया। अपने को कंप्लीट शेयर से मतलब नहीं है, अपने को बस यथार्थ का 5000 शेयर से मतलब है। बताइए क्या मैंने यथार्थ के 5000 शेयर को जब्त किया? यस। क्या यथार्थ के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? यस। तो भाई करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि ऊपर का 8 एंट्री में यथार्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको रिवर्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का मतलब होता है कि जो आपने ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया उसको रिवर्स करना, उसके इफेक्ट को हटाना। यानी यथार्थ का शेयर जहां जहां इंक्लूड है ऊपर में, उसको वहां से हम हटाएंगे, वहां से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैंसिल करेंगे? सबसे पहले फॉरफिट जब करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों ने कंपनी को कैपिटल दिया, सारे कंपनी के मालिक हैं, यथार्थ भी उसमें से एक था। अब यथार्थ तो मालिक रहा नहीं, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, तो जो कैपिटल उसका हमारे बुक में क्रेडिट हो चुका है उस कैपिटल को हम डेबिट करेंगे ताकि उसके कॉन्ट्रैक्ट को हटा सके। तो हम यहाँ पे फॉरफीचर के टाइम पे याद रखिए हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करेंगे? दो चीजों को, यानी यथार्थ का कितना शेयर का पैसा था बताइए आप हमें। यथार्थ का हमारे पास कैपिटल में कितना इंक्लूड है, एक मिनट, 5000 शेयर का 10 रुपया यानी 50, यथार्थ के पास 5000 शेयर था, 10 रुपया करके कैपिटल में इंक्लूड है 50,000, हमने 50,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। ओके, एक बात आप समझो, मैंने बोला कि हम ऊपर के 8 एंट्री में जो भी यथार्थ रिलेटेड चीज है उसको हमें कैंसिल करना है। जब आप ऊपर में 8 एंट्री को जोड़ोगे, 8 एंट्री के कैपिटल को जोड़ोगे तो आपका 2 लाख का कैपिटल बनेगा, सॉरी 10 लाख का कैपिटल बनेगा। भाई आपने 1 लाख से इशू किया था, 10 रुपया फेस वैल्यू था, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, ये 10 लाख का कैपिटल आपके पास आया, तो इसके आपने क्रेडिट, यानी कि जब आप ऊपर के 8 एंट्री में सारे कैपिटल को ऐड करोगे तो आपके 10 लाख हो चुके होंगे। लेकिन उस 10 लाख में यथार्थ का भी 50,000 शेयर, सॉरी उस 10 लाख में यथार्थ का भी 5,000 शेयर इंक्लूड है, उसे हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। और बताइए ऐसा और क्या चीज है जो यथार्थ से रिलेटेड है जो ऊपर के एंट्री में इंक्लूड है? वो है उसका कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर ऊपर में डेबिट हुआ है, आप चेक कर सकते हो, यहां भी डेबिट है और कॉल इन एरियर यहां भी डेबिट है। तो इन कॉल इन एरियर को भी हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम कैंसिल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू कॉल इन एरियर, ठीक है। और क्या है बताइए सर, 50,000 का कैपिटल था यथार्थ में, 50,000 में कुछ पैसा नहीं दिया तो कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, जो नहीं दिया वो कॉल इन एरियर में था, तो कॉल इन एरियर को हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अरे ऊपर कॉल इन एरियर डेबिट हुआ था तो उसे हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब जो पैसा दे दिया वो तो बैंक में इंक्लूड होगा, तो क्या हम यहां पे बैंक लिख दें? क्या हम यहां पे बैंक लिख दें? बिल्कुल नहीं, बैंक नहीं लिखना है। अगर आपने बैंक लिख दिया इसका मतलब आप यथार्थ के पैसे को रिफंड कर रहे हो। क्या आप यथार्थ का जो इंस्टॉलमेंट मिल चुका है वो आप उसे रिफंड करोगे कि उसे आप फॉरफिट करोगे? उसे आप जब्त करोगे, फॉरफिट करोगे। तो यहां पे जो पैसा यथार्थ ऑलरेडी दे चुका है उसको हम डालेंगे टू शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर में। आई होप आपको ये फॉरफीचर का बेसिक्स एंट्री है क्लियर हो चुका होगा। तो फॉरफीचर का बेसिक्स एंट्री क्या है मेरे भाई? कैपिटल को डेबिट करते हैं, जिस बंदे का शेयर हमने जब्त किया उसके कैपिटल को हटाओ, कैपिटल को डेबिट करो। दो चीज है क्रेडिट करना है, एक जितना पैसा वो नहीं दिया उसके लिए कॉल इन एरियर क्योंकि उसे कैंसिल करना है, एक जितना वो दे दिया, जितना दे दिया उसे हम जब्त करेंगे, उसको लौटाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब आपको अमाउंट बताना है, अरियर में कितना जाएगा भाई। 5,000 शेयर का उसने कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 5,000 शेयर का 2 + 2 4 रुपया उसने नहीं दिया, ठीक है। 5,000 शेयर का 2 + 2 4 रुपया नहीं दिया उसने, तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, 5,000 इंटू 4 कितना हो गया, 20,000 उसने नहीं दिया। और कितना पैसा उसने दे दिया, उसने कितना पैसा दे दिया? जब आप चेक करोगे तो यथार्थ ने यहां पे 5,000 शेयर का 3 रुपया दिया है और 5 रुपया दिया, 8 रुपया दिया है। यथार्थ ने 5,000 शेयर पे 8 रुपया दिया है, तो क्या 8 रुपया लिख दे? एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। प्रीमियम यहां पे चेक करो, इस 5 रुपया में 2 रुपया तो प्रीमियम है। ये प्रीमियम
यानी प्रॉफिट, कंपनी एक बार प्रॉफिट बुक कर चुकी है, उसको कैंसिल नहीं करना। ये 2 रुपया तो कंपनी का प्रॉफिट था, ये कंपनी ने कमा लिया, अब इसको कैंसिल नहीं करना है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉइंट वाला बात, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को छेड़ेंगे नहीं, प्रीमियम को टच भी नहीं करेंगे, इग्नोर प्रीमियम। यानी फॉर फ्यूचर के टाइम पे आपको देखना है प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं, अगर मिल गया तो प्रीमियम को इग्नोर। अगर ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, मतलब प्रीमियम का भी नहीं मिलता, उस केस में प्रीमियम को कैंसिल करते हैं, प्रीमियम को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फॉर फ्यूचर के टाइम आपको चेक करना है प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं। देखो भाई, यहां पे 5 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया इसने दे दिया, यानी प्रीमियम का पैसा दे दिया। प्रीमियम का पैसा दे दिया तो इसको कर देना है इग्नोर, इसको छेड़ना नहीं अपने को। तो बताओ, यहां पे अलॉटमेंट पे 3 रुपया और एप्लीकेशन पे 3, कितना रुपया अपने को मिला है? 6 रुपया। 6 रुपया अपने को शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, 5000 इंटू 6 कितना हो गया? 30,000। तो ये अपना हो गया फॉर फ्यूचर का कंप्लीट एंट्री। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, मतलब अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलता तो प्रीमियम का भी नहीं मिलता, तो उस केस में हम प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल करते हैं। बट जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब उसको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर फ्यूचर का एंट्री, ये रहा हमारा फॉर फ्यूचर का एंट्री। आई होप आपको फॉर फ्यूचर का बेसिक्स एंट्री समझ में आ गया हो। कैपिटल को डेबिट करेंगे और 2 चीज को क्रेडिट करेंगे, एक जितना पैसा नहीं मिला और दूसरा जितना मिल चुका है। जितना नहीं मिला उसके लिए एरिया, जितना मिल गया उसको हम करेंगे जब्त। अब हम करने जा रहे हैं री इशू। आप देख के बताना, कंपनी ने यथार्थ के 5000 शेयर किसी बंदे को री इशू कर दिया, तो री इशू यहां पे जिसको भी किए हैं 5000 शेयर, वो 8 रुपया में री इशू किए। क्या वो 8 रुपया हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं कि पूरा पैसा एक बार में ले रहे हैं? पूरा पैसा एक बार में ले रहे हैं। तो यहां पे जब पूरा पैसा एक बार में लेते हैं तो भाई री इशू करने से क्या होगा? कंपनी के पास पैसा आया कि गया? आया। री इशू कर रहे हैं मतलब दोबारा बेच रहे हैं, तो दोबारा पैसा आया। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ कितना पैसा आया अपने पास? 5000 शेयर का 5000 शेयर कंपनी ने इशू किया 8 रुपया करके, तो अपने पास 40,000 रुपया आया, ठीक है। 40,000 रुपया आया। अब कंपनी क्रेडिट करेगी कैपिटल को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना होगा? कैपिटल में कितना होगा भाई? यहां पे बोला 8 रुपया में बेच के फुल्ली पेड कर दिया, मतलब 10 रुपया का शेयर था, आप 8 रुपया दो, आपका शेयर फुल्ली पेड है, मतलब 2 रुपया जो है वो कंपनी फ्यूचर में नहीं मांगेगी। सपोज मुझे किसी से 10 रुपया लेना है, मैंने बोला कि आप 8 रुपया दो, आपका फुल्ली पेड है, मतलब 8 रुपया लेके हम ये मान लेंगे कि इसने 10 रुपया दिया है और 2 रुपया का लॉस हम खुद खाएंगे। तो यहां पे कैपिटल में कितना जाएगा? जितना आपने उसका कैपिटल को पेड अप बना दिया। तो आपने 5000 शेयर को 10 करके पेड अप बना दिया 50,000, यानी आपने लोगों को यह बताया कि इस बंदे ने 50,000 दे दिया, बट दिया कितना? 40। तो 10 का लॉस किसको हुआ? कंपनी को हुआ। तो इस लॉस को कंपनी कहां से सेटअप करेगी? इस लॉस को कंपनी सेटअप करेगी शेयर फॉर फ्यूचर। मैंने बोला ना, 1 लाख के बाइक को मैंने 60 में बेचा था, 40 को लॉस हुआ, लेकिन इस 40 के लॉस को हमने कहां से सेटअप कर लिया? जो मैं पैसा जब्त करके बैठा हूं, मैंने 75,000 ऑलरेडी स्कूटी पे जब्त करके बैठा था बाइक पे, तो उस 40 के लॉस को मैंने 75 के प्रॉफिट से सेटअप किया। तो यहां पे जो 10,000 का लॉस हो रहा है उसको कंपनी किसके साथ सेटअप करेगी? शेयर फॉर फ्यूचर के साथ। तो यहां पे कंपनी एंट्री करेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। तो यहां पे कंपनी किसको डेबिट करेगी? शेयर फॉर फ्यूचर को, ठीक है। हाउ मच? 10,000। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गया हो री इशू का। तो भाई री इशू कंपनी ने किया, कुछ माइनर पॉइंट है जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। री इशू करते समय हमने पूरा पैसा एक बार में लिया, तो पूरा पैसा कैपिटल में एक बार में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक में कितना जाएगा? हमने 8 रुपया में बेचा है, तो 5000 शेयर का 8 रुपया 40,000 अपने पास आया। कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा पेड अप वैल्यू। मैंने बताया था आपको कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू डालते हैं, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मुझे चीजें बतानी पड़ती है। कैपिटल में हमेशा जाता है पेड अप वैल्यू, याद रखो, कसम खा लो, कैपिटल में जाता है पेड अप वैल्यू। ये पेड अप वैल्यू मतलब क्या है? यानी जितना शेयर होल्डर ने पे किया आपको। सर यहां तो 8 रुपया पे किया, भाई आपने 8 रुपया लिया लेकिन आपने बना दिया फुल्ली पेड, मतलब अब आपको 2 रुपया और देने की जरूरत नहीं है। आप 8 रुपया दो, हम लोगों को बताएंगे आपने 10 रुपया पे किया, तो आपका पेड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो कैपिटल में जाएगा 10 रुपया करके, यानी 50 शेयर का शेयर हमने 40 में बेचा, 10 का लॉस हो गया। इस लॉस को हम कहां से सेटअप करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस से, जो हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा था? 30,000 रुपए का, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ गया हो, ठीक है।
यहां तक का बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हमारा फोर फ्यूचर में कितना बैलेंस था? हमने यथार्थ का 30,000 रुपया जब्त करके मैंने बैठा था, ठीक है, यथार्थ का 30,000 रुपया मैंने जब्त करके बैठा था, बट उस 30,000 में 10,000 का अपने को लॉस हो गया, सेटअप हो गया। अब अपने पास अभी भी कितना रुपया पड़ा हुआ है? 20,000 रुपया। इस 20,000 को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ये 20,000 कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। यानी आप किसी के 30,000 लेके बैठे हो, इस 30,000 में 10,000 का लॉस सेटअप करने के बाद 20,000 अभी भी आपके पास है, तो ये 20,000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कोई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से नहीं हुआ बल्कि कैपिटल ट्रांजैक्शन से हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। आपने आई थिंक पढ़ा होगा, कोई भी कैपिटल प्रॉफिट को कंपनी कहां ट्रांसफर करती है? कैपिटल रिजर्व में। मतलब शेयर फॉरफीचर का जो 20,000 का बैलेंस बचा हुआ है, इसको कंपनी ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। 30,000 से शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है, 10,000 से डेबिट है, तो इसका मतलब 20,000 का अभी भी फॉरफीचर में क्रेडिट बैलेंस है। इस क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो अब हम लास्ट एंट्री करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा जल्दी बताइए। सर हमारा शेयर फॉरफीचर में 30,000 का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से 10,000 डेबिट हो गया, तो अभी भी शेयर फॉरफीचर में 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है। इसको ट्रांसफर करना है, क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है, इसलिए हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया 20,000 से, और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको यहां तक का बात समझ में आ गया हो। अब कुछ पॉइंट्स है, माइनर सा पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो आपको आगे के सम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। यहां पे मैंने कैपिटल, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल रिजर्व का। यहां पे मैंने कैपिटल रिजर्व में जो 20,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, ये एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे शॉर्टकट है? आपने फॉरफीचर में यहां पे 30,000 से क्रेडिट किया था, यहां फॉरफीचर 10,000 से डेबिट हो गया, तो 30 में से 10 घटा के आपने डायरेक्ट 20,000 का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज अ शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट काम हर जगह नहीं आएगी, कभी कभी आपको ये 20,000 के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं समझो, क्यों करते हैं। हमने यथार्थ के 5,000 शेयर फॉरफिट किए, अब पूरा का पूरा शेयर हमने रीइश्यू कर दिया। 5,000 शेयर आपने जब्त किया, पूरा 5,000 आपने रीइश्यू कर दिया। अगर तब ये शॉर्टकट काम आएगा, यानी जितना शेयर हमने जब्त किया उतना पूरा शेयर रीइश्यू कर दिया, तब ये शॉर्टकट काम आएगा। लेकिन अगर सपोज ऐसा होता है कि 5,000 शेयर हमने जब्त किया और हमने रीइश्यू किया 4,000, 1,000 शेयर हमने रीइश्यू नहीं किया, तो भाई अगर फॉरफिट करते हो आप जितना शेयर, उससे कम रीइश्यू करते हो, तो ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा। उस केस में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और कैपिटल रिजर्व वहां पे निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई जब आप जितना शेयर फॉरफिट करते हो पूरा का पूरा रीइश्यू कर देते हो, शॉर्टकट। फॉरफीचर में कितना क्रेडिट है, फॉरफीचर में कितना डेबिट है, माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकाल दो। लेकिन अगर आप फॉरफिट करते हो जितना शेयर, उससे कम रीइश्यू करते हो, तो आपको कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वो वर्किंग नोट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये वर्किंग नोट इस तरह से बनेगा। हम लोग निकालने जा रहे हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआर। सीआर बोले तो कैपिटल रिजर्व। ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, यानी कितना शेयर हमने रीइश्यू किया। हमने कितना शेयर रीइश्यू किया पहले ये लिखेंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। 5,000 हमने यहाँ पे 5,000 पूरा रीइश्यू किया था, 5,000 हमने लिख दिया। अगर 5 की जगह आप 4 इशू करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू आपको 4,000 लिखना पड़ता है। अगर आप 3,000 शेयर इशू करते तो आपको 3,000 शेयर लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमने रीइश्यू किया 5,000 शेयर, इसलिए हम लिखेंगे 5,000 पूरा का पूरा, ठीक है। इसको लिख के क्लोज कर देंगे, इसको ताला लॉक बंद कर दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पर शेयर फॉरफिटेड, मतलब एक शेयर पे हमने कितना रुपया जब्त किया। यथार्थ का हमने कितना रुपया एक शेयर पे जब्त किया था भाई। एप्लीकेशन का पैसा दिया था उसने 3 रुपया, और अलॉटमेंट का भी दिया था 3 रुपया। प्रीमियम का बात नहीं कर रहा है, प्रीमियम मिला उसको देखना नहीं है। आप यहां पे चेक कर सकते हो, यथार्थ का आपने एप्लीकेशन पे 3 रुपया जब्त किया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, यानी आपने एक शेयर पे 6 रुपया जब्त किया। ओके, आपने एक शेयर पे कितना रुपया जब्त किया? 6 रुपया। तो यहां पे हम लिख देते हैं 6 रुपीज। अब इसमें माइनस करेंगे लॉस पर शेयर,
लॉस पर शेयर ऑन री इशू, यानी री इशू करके आपको कितने का लॉस हुआ भाई? आपने 10 रुपए का शेयर है 8 में बेच के फुल्ली पेड कर दिया, तो आपको एक शेयर पे 2 रुपए का लॉस हुआ। तो 6 रुपए आपने जब्त करके बैठा था और एक शेयर पे 2 रुपए का लॉस हुआ, तो 6 में से 2 घटा के 4 रुपया क्या हो गया? पर शेयर प्रॉफिट। पर शेयर प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 4 रुपया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक शेयर पे 4 रुपया का प्रॉफिट, आपने कितना शेयर बेचा? 5000 शेयर। तो 5000 पे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? यानी टोटल प्रॉफिट जो कैपिटलिज्म में अपना जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो कैपिटलिज्म में जाएगा वो जाएगा 20,000। ये कैसा है? 5000 शेयर इंटू 4, 20,000, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटलिज्म का अमाउंट निकलता है। अगर यहां पे 4000 शेयर आप रीइश्यू करते तो 4000 इंटू 4 16,000 का कैपिटलिज्म में अमाउंट जाता। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या जरा आप समझते हैं, ठीक है। सपोज आपने 100 केजी आम खरीदा सेल करने के लिए, गर्मी का मौसम है और आप मैंगो सेलर हो, तो आपने 100 केजी आम खरीदा बेचने के लिए। 100 केजी में आपने आज 80 केजी ही आम बेचा, तो आप प्रॉफिट 80 केजी पे निकालोगे कि पूरे 100 केजी पे? एक सिंपल सा जवाब दो, 80 केजी पे। तो भाई जितना शेयर हम बेचते हैं उतना ही शेयर पे ना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 5000 शेयर हमने जब्त किया, लेकिन अगर हम उसमें से 4000 शेयर इशू करते तो 4000 शेयर पे कितने का प्रॉफिट होता? उस प्रॉफिट को हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते, ना कि पूरे शेयर पे। हमारे पास 100 केजी आम है, तो 100 केजी आम जब बिकेगा तब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी उसमें से 80 केजी बिका है, तो 80 केजी पे ऊपर अपने को कितने प्रॉफिट हुआ वो अपने बुक करेंगे। सेम पैटर्न पे अगर 5000 शेयर में 4000 शेयर ही बिकता तो 4000 शेयर का प्रॉफिट अपने कैलकुलेट करते इस पैटर्न से। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरा बात करते हैं फोर फ्यूचर का। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल, एक पॉइंट है ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल को हमेशा कोई भी आप एंट्री करो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं हमेशा पेड अप वैल्यू से। पेड अप वैल्यू से आप कोई भी एंट्री करो, शेयर कैपिटल को हमेशा पेड अप वैल्यू से एंट्री करो। पेड अप वैल्यू मतलब शेयर होल्डर से आपको कितना रुपया मिला, आपने कितना का उसका पेड अप वैल्यू बना दिया। लेकिन जब आप फॉर फ्यूचर का एंट्री कर रहे हो, जब आप किसका एंट्री कर रहे हो? फॉर फ्यूचर का एंट्री कर रहे हो, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री में आप शेयर कैपिटल को क्या करते हो? डेबिट। शेयर कैपिटल को क्या करते हो? डेबिट। तो याद रखना फॉर फ्यूचर के टाइम पे शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? कॉल्ड अप वैल्यू पे। शेयर फॉर फ्यूचर के टाइम शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू पे। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू वाला क्या है, चलिए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि यथार्थ ने 5000 शेयर का, यथार्थ ने 5000 शेयर का 2 रुपया नहीं दिया फर्स्ट कॉल, और सेकेंड कॉल भी नहीं दिया। कंपनी सेकेंड कॉल के बाद इसके शेयर को फॉरफिट किए। कंपनी ऐसा भी कर सकती थी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हम फॉरफिट कर दें, सेकेंड कॉल मांगे ही ना। मतलब यथार्थ से सेकंड कॉल का हम वेट ही ना करें, हम ये सोचे कि भाई जो बंदा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया वो सेकंड कॉल का कहां से देगा, तो हम फर्स्ट कॉल के बाद ही इनके शेयर को क्या कर देते हैं? फॉरफिट कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही हम इनके शेयर को फॉरफिट कर देते हैं तो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो जाता है बताइए? कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी कितना रुपया मांगी है। तो भाई 10 रुपया में 2 रुपया तो मांगे नहीं, सेकंड कॉल का पैसा कंपनी मांगी नहीं है, तो 10 में 2 रुपया नहीं मांगे तो कितना मांगे? 8 रुपया। तो उस केस में जब आप शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री करते तो इक्विटी शेयर कैपिटल को जब डेबिट करते तो 5000 इंटू 10 नहीं बल्कि 5000 इंटू 8 होता। याद रखिए ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शेयर कैपिटल को कहीं भी क्रेडिट करेंगे तो पेड अप वैल्यू से, लेकिन फॉर फ्यूचर के टाइम शेयर कैपिटल को डेबिट हमेशा किस वैल्यू पे करते हैं? डेबिट हमेशा किस वैल्यू पे करते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू पे। कॉल्ड अप वैल्यू पे इसको डेबिट करते हैं हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू पे। तो अगर यथार्थ से हम फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर देते हैं, सेकंड कॉल का पैसा मांगते ही ना, तो 10 में 2 रुपया नहीं मांगे तो कितना मांगे? 8 रुपया। तो उस केस में हम 5000 इंटू 8 40,000 से इसको डेबिट करते हैं। आई होप आपको यहां तक का बात समझ में आ गया हो। तो ये रहा हमारा फॉर फ्यूचर, रीइश्यू एंड कैपिटलिज्म। मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को जरूर कमेंट करें। अगला पार्ट में हम सीखने
अगला एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे प्रोराटा के सम्स, और प्रोराटा के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको सीख के आप अपने इशू ऑफ शेयर का सारे सम, सारे टिपिकल सम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद का वीडियो जो आएगा वो आएगा बैलेंस शीट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा टिपिकल से टिपिकल सम्स का। आई होप आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, अपने कम डाउट्स को कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।